तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है 3 साल पहले एक आइलैंड पर, जहां कुछ हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे थे जो बड़ी बड़ी चींटियों जैसे दिखाई दे रहे थे। मॉन्स्टर हंटर्स पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एच रैंक के हंटर आ जाते हैं जो कि काफी पावरफुल थे और वो उन सब मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। फिर हमें बताया जाता है करीब 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक ही पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए, जिनमें कुछ जादुई मॉन्स्टर रहते हैं। उन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता है और सिर्फ इनसे वही लोग लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्तियां जाग गई हों। ऐसे लोगों को हंटर्स कहते हैं और इन हंटर्स को इनकी पावर के हिसाब से अलग अलग रैंक दिए गए हैं, जैसे कि ABCD। सबसे पावरफुल हंटर S रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर E रैंक के। लेकिन अगर एक बार आपकी शक्तियां जाग गई तो आप अपनी शक्तियों को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। कहीं पर एक पोर्टल ओपन हुआ था, इसलिए उसके मॉन्स्टर को मारने के लिए हंटर्स को बुलाया गया था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम था संग जिनवू। सब लोग उसके बारे में पूछ रहे थे। तभी एक आदमी जिसका नाम था पार्क, वो कहता है अरे ये कोई बड़ा हंटर है क्या? सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस पर किम नाम का एक हंटर कहता है अरे काहे का पावरफुल, ये तो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है जो कि E रैंक के मिशन में भी घायल हो गया था। फिर जिनबू यहाँ एक जूही नाम की लड़की से मिलता है जो कि एक हीलर है और उसकी काफी फिक्र भी करती है। जिनबू उसे बताता है पिछले E रैंक मिशन में वो काफी ज्यादा घायल हो गया था और वहाँ पर कोई हीलर भी नहीं था, इसलिए वो काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। फिर सभी लोग उस पोर्टल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन को देखते हैं जिसके प्रेसिडेंट गो अभी एक गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके आए थे। गवर्नमेंट चाहती थी कि उन पोर्टल से मिलने वाले क्रिस्टल, जिन्हें मैजिक जेम कहा जाता है, वो गवर्नमेंट को दे दिए जाएं। हंटर्स उन्हें बेचकर ही पैसे कमाते थे। ये क्रिस्टल मॉन्स्टर को मारने से मिलते हैं और ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मारने से ज्यादा महंगे क्रिस्टल मिलते हैं। इन क्रिस्टल से मॉन्स्टर को मारने के हथियार बनाए जाते हैं और पोर्टल में खुदाई करने से माना क्रिस्टल भी मिलते हैं जो कि मैजिक जेम जितने पावरफुल तो नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट इनका यूज एनर्जी सोर्स बनाने में करना चाहती है क्योंकि ये दूसरे पावर सोर्स से काफी ज्यादा हैं और इनसे ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। उधर गुफा में जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मारकर उसका क्रिस्टल ले लिया था और तभी दूसरा मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसके पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। ये देखकर जूही उसे तुरंत हील करने आ जाती है। इधर हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया था, लेकिन उन्हें ज्यादा क्रिस्टल नहीं मिले थे जिनसे उनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। तभी वहाँ पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जो कि काफी अजीब बात थी। कुछ हंटर्स कहते हैं उन्हें हंटर एसोसिएशन को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन बाकी बचे हुए हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इस गुफा के अंदर जाकर बाकी मॉन्स्टर को भी मार देना चाहिए। इसलिए उनका कैप्टन बोटिंग का डिसाइड करता है, लेकिन बोटिंग टाई हो जाती है और अब सिर्फ जिनबू का बोट बाकी था। जिनबू सोचने लगता है अपनी फैमिली में वो अकेला कमाने वाला है, उसकी माँ हॉस्पिटल में और उसकी बहन को कॉलेज जाना है, इसलिए वो ये जोखिम भरा काम करता है और जिनबू भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर एसोसिएशन में इन्हें भर्ती होने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है जिससे इनकी पावर का पता चलता है और उसी से इन्हें रैंक मिलती है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर कर लेती हैं। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोय भी एक गिल्ड के ओनर हैं। इनके गिल्ड में चाहिन नाम की एक हंटर थी जो कि काफी टैलेंटेड और खूबसूरत है। उधर गुफा में हंटर्स को एक दरवाजा मिलता है जिसे खोलकर वो अंदर जाने लगते हैं, जिसके बाद सभी हंटर अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता, बस कुछ बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी। बीच में एक सबसे बड़ी मूर्ति थी जो कि एक सिंहासन पर बैठी हुई थी। फिर इन्हें एक स्टैचू दिखाई देता है जिस पर कुछ नियम लिखे हुए थे। फिर उनका कैप्टन नियम पढ़ने लगता है। उस पर लिखा हुआ था यहाँ पर आए लोगों को गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करनी चाहिए और जो ऐसा नहीं करेंगे वो जिंदा नहीं बचेंगे। फिर जूही जिनवू से डरते हुए कहती है कि उसने उस मूर्ति की आंखें हिलती हुई देखी हैं। तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी एक हंटर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को छूता है उसके पास वाला स्टैचू अपने कुल्हाड़ी लेकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर जिनवू अपने पीछे वाली मूर्ति देखता है जिसकी आंखें सच में हिल रही थी, इसका मतलब वो स्टैचू भी जिंदा था। तभी जिनवू नोटिस करता है कि उस स्टैचू की आंखें लाल हो गई हैं और ये देखते ही वो सबको झुकने के लिए कहता है, लेकिन एक हंटर वहीं जलकर राख हो जाता है। जिनवू की वजह से सभी लोगों की जान बच गई थी। तभी उनका कैप्टन उनको हिलने से मना करता है, नहीं तो वो स्टैचू उन पर दोबारा अटैक कर देगा। फिर जिनवू देखता है कि कैप्टन का हाथ कट चुका है, इसलिए वो उस पर पट्टी बांधने लगता है क्योंकि जूही उन्हें हील करने की हालत में नहीं थी।
तभी इनमें से एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि वो यहाँ नहीं मरेगा और अपनी फास्ट स्पीड से स्टैचू के अटैक करने से पहले ही वो यहाँ से निकल जाएगा। फिर वो हंटर बिजली की रफ्तार से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ा वाला स्टैचू से पलक झपकते ही राख में बदल देता है और अब सिर्फ उसके जूते ही रह गए थे। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो गॉड जब भी चाहे इन्हें पलक झपकते मार सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसने अभी तक इन्हें मारा क्यों नहीं। जिसके बाद जिन्बू को उन पत्थर पे लिखे हुए नियमों की याद आती है। फिर जिन्बू समझ जाता है कि वो नियम इस टेम्पल के लिए बनाए गए हैं। फिर जिन्बू खड़ा होता है और उस गॉड स्टैचू के आगे अपना सिर झुका लेता है और वो गॉड स्टैचू भी उसे नहीं मारता है। तभी वो सभी लोगों से कहता है कि वो भी अपना सर उसके आगे झुका लें, क्योंकि पहले नियम का मतलब यही है। फिर सभी लोग ऐसे ही करते हैं, जिसके बाद वो स्टैचू खुश हो जाता है और एक स्माइल करने लगता है। अब इन सबको लगने लगा था कि ये बच गए हैं और ये सभी खड़े हो जाते हैं। तभी गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से खड़ा होता है और इनकी तरफ आने लगता है इन्हें कुचलने के लिए। तभी जिन्बू कहता है कि इन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी गॉड की जय जयकार करना। फिर एक हंटर वहीं पर बैठकर पूजा करने लगता है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर रहा था, इसलिए वो स्टैचू से कुचल देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क सोच रहा था कि उसकी एक फैमिली है और वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। फिर वो एक स्टैचू के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और वो स्टैचू से बीच से काट देता है। फिर जिन्बू नोटिस करता है यहाँ जितने भी स्टैचू हैं उनके हाथ में अलग अलग तरह के हथियार हैं, लेकिन कुछ स्टैचू ऐसे थे जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। जिन्बू कहता है इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास चलो। सभी लोग ऐसे ही करते हैं, जिसके बाद वो स्टैचू म्यूजिक बजाने लगते हैं। जिन्बू जूही को लेकर एक स्टैचू के नीचे जाता है, लेकिन वो स्टैचू कोई भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि एक स्टैचू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। इसलिए जिन्बू जूही को वहीं छोड़कर दूसरे स्टैचू के नीचे जाने लगता है। जिन्बू जल्दी के चक्कर में गलत स्टैचू के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो स्टैचू अपनी शील्ड से उस पर हमला कर देता है और जिन्बू काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी रेंगते हुए सही स्टैचू के नीचे चला जाता है। फिर वो गॉड अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का यही मतलब था। फिर जूही जिन्बू के पास आती है और वो देखती है कि उसकी एक टांग कट चुकी है। वो उसकी टांग अपने मैजिकल से हील करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिन्बू कहता है ये तो एक ऑल्टर है जिस पर गॉड को बलि दी जाती है, यानी इनमें से किसी को अब मरना पड़ेगा। शायद तीसरा नियम गॉड पर विश्वास रखो का यही मतलब है। फिर किम कैप्टन के गले पर तलवार रखता है और उसे बलि देने के लिए कहता है, क्योंकि कैप्टन ही ने यहाँ पर लेकर आया था और कैप्टन भी चुपचाप वहाँ पर चला जाता है। जिन्बू जानता था कि उसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, उन सभी ने यहाँ पर आने के लिए वोट किया था। फिर जैसे ही कैप्टन प्लेटफॉर्म पर जाता है वहाँ पर एक आग जलने लगती है। जिन्बू कहता है कि वो प्लेटफॉर्म पर जाकर उसे पास से देखना चाहता है, इसलिए दो हंटर उसे पकड़कर लेकर जाते हैं। उन तीनों के प्लेटफॉर्म पर पहुँचते ही वहाँ पर 3 आग और जल जाती हैं। फिर जिन्बू कहता है कि अगर वो यहीं पर इंतजार करें तो क्या कोई उन्हें बचाने आएगा। फिर कैप्टन बताता है कि पोर्टल ओपन होने के 7 दिन बाद गेट पूरी तरह से खुल जाता है, जिसके बाद मॉन्स्टर इंसानों की दुनिया में आ सकते हैं। इसलिए हंटर्स को 7 दिन के अंदर पोर्टल के बॉस को हराकर ये गेट बंद करना पड़ता है, और अगर ये हारे तो ये गॉड स्टैचू भी इंसानों की दुनिया में चला जाएगा, क्योंकि इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो चुके हैं और शायद ही अब इन्हें कोई बचाने आए। दूसरी तरफ जिन्बू की बहन संग अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल में गई थी और वो उनसे बातें कर रही थी, लेकिन उनकी माँ कोमा में है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर जिन्बू सभी लोगों को प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी के लिए एक एक आग जल जाती है और टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। फिर वहाँ पर ब्लू कलर की आग भी जलने लगती है, जो कि धीरे धीरे बुझ रही थी और टेम्पल के सभी गार्ड इनकी ओर बढ़ रहे थे। फिर जिन्बू नोटिस करता है कि जिस स्टैचू को भी वो देखता है वो अपनी जगह पर रुक जाता है, इसलिए वो सभी से कहता है कि स्टैचू पर नजर गड़ा कर रखें, और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक लड़की काफी ज्यादा डर गई थी और वो यहाँ से भाग जाती है और उसके जाते ही एक आग बुझ जाती है। ये देखकर एक और हंटर यहाँ से भागकर निकल जाता है। फिर जिन्बू सभी से कहता है ये नीली आग शायद एक टाइमर की तरह है और इसके बुझने के बाद शायद इन्हें यहाँ से जाने दिया जाए। किम कहता है अगर आग बुझने के बाद दरवाजा बंद हो गया तो वो यहाँ पर नहीं मरना चाहता, इसलिए वो भी यहाँ से भाग जाता है। अब कैप्टन कहता है कि जूही जिन्बू को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर कुछ ज्यादा ही यूज कर ली थी। अब जिन्बू कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उसका तो पैर कट चुका है और वो वैसे भी नहीं चल पाएगा, लेकिन जूही मना कर देती है। तभी कैप्टन जूही को बेहोश करके वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। अब जिन्बू यहाँ पर अकेला बचा था। वो एक तलवार उठाकर स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इधर उधर फेंक के मारने लगते हैं।
जिन्बू का एक हाथ भी कट चुका था और वो सोच रहा था उसकी भी फैमिली है और वो यहाँ पर नहीं मरना चाहता। फिर वो स्टैचू से ऑल्टर पर लिटा देते हैं। फिर वो स्टैचू जिन्बू को मारने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है और जिन्बू सोचने लगता है काश उसे एक और मौका मिला होता। फिर वो ब्लू आग भी बुझ जाती है और अचानक हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर लिखा हुआ था आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद हो जाएगा और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यस वाले बटन पर क्लिक करें। हम जिन्बू को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में उठता है और उसके हाथ पैर जो कट चुके थे वो बिल्कुल सही हो चुके थे। तभी वहाँ पर हंटर एसोसिएशन के 2 मेंबर आते हैं। जिन्बू उनसे पूछता है आपको मुझसे क्या काम है। फिर उनमें से एक जिसका नाम था कैंग वो कहता है तुम 3 दिनों से यहीं पर हो। जिन्बू उनसे मिस्टर संग और जूही के बारे में पूछता है। फिर संग बताता है वो दोनों सही सलामत है लेकिन मिस्टर कैंग अपना एक हाथ खो चुके हैं तो वो अब कभी हंटर नहीं बन पाएंगे। और वहीं बात करें जूही की तो उसे काफी बड़ा सदमा लगा है तो शायद अब वो भी कभी हंटर ना बन पाए। लेकिन संग जिन्बू तुम्हें फिर से अवेकनिंग महसूस हुई क्यों, है ना? अब जैसे कि हमें पता है अवेकनिंग सिर्फ एक बार होती है और आप उसे अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है एक इंसान की पावर 2 बार अवेकन हो जाती है जिससे उसकी पावर ए या एस रैंक के लेवल की हो जाती है। ये सुनकर जिन्बू काफी खुश हो जाता है और वे लोग अपने साथ एक स्टोन भी लाए थे जिससे जिन्बू की पावर का पता चल सके। फिर जिन्बू उस स्टोन पर अपना हाथ रखता है लेकिन जिन्बू की पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों जाते वक्त डिस्कस कर रहे थे जो ई रैंक के हंटर्स होते हैं उनका पावर लेवल भी 70 होता है लेकिन जिन्बू का तो पावर लेवल 10 है जो कि नॉर्मल सिविलियंस की तरह ही है। वहीं जिन्बू काफी उदास हो गया था तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। फिर उसे याद आता है ये तो उसके साथ पहले भी हो चुका है। उस स्क्रीन पर लिखा हुआ था आपके लिए एक मैसेज आया है। इससे पहले जिन्बू कुछ कर पाता वहीं उसकी सिस्टर आ जाती है। फिर वो उसे डांटने लगती है और कहती है तुम ये खतरनाक काम क्यों करते हो, अगर वो ये काम करना बंद नहीं करेगा तो वो स्कूल जाना छोड़ देगी और जॉब पर जाने लगेगी। फिर जिन्बू उससे पूछता है क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? जिना कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, शायद ये स्क्रीन सिर्फ जिन्बू को ही दिखाई देता है। फिर जिना वहाँ से चली जाती है। जिन्बू के सामने काफी सारे स्क्रीन ओपन हो जाते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ था तुम एक प्लेयर बन चुके हो और ये सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और अगर प्लेयर टास्क पूरा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी मिलेगी। यहाँ पर कुछ गोल भी लिखे हुए थे जैसे 100 सिटअप, 100 पुशअप, 10 किलोमीटर रनिंग, लेकिन जिन्बू ने इग्नोर कर सो जाता है। फिर हम देखते हैं कहीं पर सड़क के बीचों बीच एक और पोर्टल खुल जाता है। उधर जिन्बू का टाइमलाइन खत्म हो चुका था जो उसे टाइम दिया गया था टास्क को पूरा करने के लिए, जिसके बाद हम देखते हैं जिन्बू एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा रहता है। स्क्रीन पर बताया जाता है कि एक पेनल्टी है टास्क को पूरा ना करने के लिए और जिन्बू को यहाँ पर 4 घंटे सर्वाइव करना पड़ेगा। उधर जिन्बू के कमरे में नर्स आती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं था इसलिए नर्स उसे ढूंढने लग जाती है। वहीं पर जिन्बू की भागते भागते हालत खराब हो चुकी थी, उसके पसीने छूट रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर जिन्बू को क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए रिवॉर्ड भी मिलता है। जिन्बू समझ जाता है कि वो उसे हल्के में नहीं ले सकता और अपने आप को पावर बढ़ाने के लिए उसे ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उधर हम देखते हैं जूही को एक कॉल आता है डी रैंक मिशन के लिए और उसे बताया जाता है जिन्बू को होश आ चुका है। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आ जाती है। जूही वहाँ जाकर देखती है जिन्बू ट्रेनिंग कर रहा है। जिन्बू को समझ आता है कि उसे 3 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं, जिनमें से पहला है फुल रिकवरी जिसका यूज करके जिन्बू एकदम से हील हो सकता है, और दूसरे हैं कुछ पॉइंट जिनका यूज करके जिन्बू अपनी कोई भी स्किल को इम्प्रूव कर सकता है, और तीसरा है एक मिस्ट्री बॉक्स। वैसे तो उसे मिस्ट्री बॉक्स में बैंडेज वगैरह ही मिलते हैं लेकिन आज उसे एक चाबी मिली है जिसकी मदद से वो एक इंस्टेंट डंजन में टेलीपोर्ट कर सकता है जो कि एक स्टेशन के पास है। फिर जिन्बू उस लोकेशन पर जाता है, उसे पता है उसके पास चाबी है तो वो उस डंजन से कभी भी बाहर आ सकता है। फिर वो उस डंजन का गेट ओपन करता है और अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो अलग ही डायमेंशन में आ चुका है। फिर जिन्बू उस डंजन में आगे जाता है, तभी उस पर 3 गोब्लिन अटैक कर देते हैं। थोड़ा मार खाने के बाद वो उन तीनों गोब्लिन को हरा देता है क्योंकि अब वो थोड़ा पावरफुल भी हो चुका है। तभी जिन्बू के पीछे से एक वुल्फ टाइप का बीस्ट आता है और वो उस पर अटैक कर देता है। जिन्बू के पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो सोचने लगता है कि उसके पास कोई हीलर भी नहीं है और अगर उसने ध्यान नहीं रखा तो वो मारा भी जा सकता है। जिन्बू उस वुल्फ से लड़ रहा होता है और वो उसे एक पंच मारता है जिससे वुल्फ दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो वुल्फ काफी स्ट्रॉन्ग था तो उसे हाथों से तो नहीं हराया जा सकता था। तभी जिन्बू बोलता है इन्वेंट्री और उसके सामने एक इन्वेंट्री ओपन हो जाती
आती है जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था। फिर जिन्बू उसमें से एक बहुत ही खतरनाक तलवार निकालता है और उस वुल्फ का मुंह बीच में से फाड़ देता है। फिर वहाँ पर कुछ और वुल्फ आ जाते हैं। जिन्बू सोचता है उस स्टैचू वाले गॉड के आगे तो ये कुछ भी नहीं है और वो उन्हें भी मार कर वहाँ से भगा देता है। फिर हम देखते हैं जिन्बू लेवल 2 पर आ चुका था और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह भी बढ़ रही थी। फिर वो नोटिस करता है नॉर्मल ट्रेनिंग से उसकी स्ट्रेंथ जितनी बढ़ रही थी, लड़ाई करने से उससे कहीं ज्यादा से बढ़ रही है। तो अगर वो यहीं पर लड़ता रहा तो उसकी स्ट्रेंथ काफी जल्दी बढ़ जाएगी और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। फिर जिन्बू सोचता है अगर उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल गया तो वो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि डंजन के बॉस को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन वो अगर ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो शायद वो डंजन के बॉस को हरा दे और उसे ये भी नहीं पता कि टेलीपोर्टेशन स्टोन कहाँ पर मिलेगा। फिर जिन्बू के सामने काफी सारे वुल्फ आ जाते हैं, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो उनसे लड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद उन्हें सबको मार देता है। सभी वुल्फ को मारने के बाद उसे कुछ सामान मिलता है और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल जाता है। लेकिन जिन्बू डिसाइड करता है कि वो यहीं रहकर लड़ाई करेगा और अपनी लेवल अप करेगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा लेवल अप करने का। उधर हम देखते हैं जूही को एक कॉल आया होता है हंटर एसोसिएशन की तरफ से। वो उसे बताते हैं कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है और हमें हीलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप जल्दी से आ जाओ। वहीं जिन्बू उस डंजन के अंदर सभी मॉन्स्टर को मार रहा था और उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हमें बताया जाता है अगर किसी मॉन्स्टर का नाम व्हाइट कलर से लिखा है तो इसका मतलब है कि वो कमजोर है, ऑरेंज कलर से लिखा है तो जिन्बू और मॉन्स्टर की पावर सेम है, और अगर रेड कलर से लिखा है तो इसका मतलब मॉन्स्टर काफी खतरनाक है। फिर हम देखते हैं जिन्बू लेवल 15 पर आ चुका था और उसकी स्वॉर्ड भी काफी कमजोर हो चुकी थी। तभी वो सीढ़ियों से नीचे जाता है और वहाँ पर एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और उसकी स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। फिर वो मॉन्स्टर सामने आता है और उसका नाम ऑरेंज में लिखा हुआ था, ब्लू वेनम फैंग कसाका। कसाका यहाँ का बॉस था और उसकी स्किन काफी ज्यादा मजबूत थी, जिसकी वजह से जिन्बू के अटैक का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो जिन्बू को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर जिन्बू सोचने लगता है कि वो हंटर क्यों बना, और एक टाइम पर उसे वीकेस्ट हंटर का टाइटल दिया गया था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा और वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। फिर जिन्बू को समझ आता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो अपने हाथों से ही उस बीस्ट का आर्मर तोड़कर उसे मार देता है। तो फाइनली कसाका को हराने के बाद जिन्बू को एक बहुत ही बढ़िया वेपन मिलता है और एक पोशन भी मिलता है। फिर जिन्बू उस स्टेशन से बाहर आता है तो उसे वहाँ पर एक गार्ड मिलता है। वो उससे कहता है तुम एक हंटर हो तो हमारे साथ चलो, हमें हंटर्स की जरूरत है। फिर जिन्बू कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कोई डंजन ब्रेक हुआ है। अब जिन्बू का परसेप्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो उसे पता चल जाता है कि खतरनाक मॉन्स्टर कहाँ पर है। फिर हम देखते हैं कुछ ई रैंक के हंटर एक खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके चारों तरफ कुछ शील्ड टाइप का बना हुआ था। इनके साथ जूही भी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो अभी भी सदमे में थी। जिन्बू देखकर समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर उससे तो कमजोर ही है जिससे वो अभी लड़कर आया है। फिर जिन्बू अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड निकालता है और उसे मॉन्स्टर की ओर फेंक कर मारता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है और वो सभी हंटर उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। फिर उनमें से एक हंटर गार्ड से पूछता है तुम्हें पता है कि ये स्वॉर्ड किसने फेंक कर मारी? गार्ड कहता है यहाँ पर एक हंटर था, लेकिन शायद अब वो चला गया। जिसके बाद वो हंटर चौंक जाता है और सोचता है जरूर वो कोई हाई रैंक का हंटर होगा जिसने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को मार दिया। जिन्बू वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है मुझे नहीं लगा था वो एक ही अटैक में मर जाएगा, शायद वो पहले से ही कमजोर था। जिन्बू की रेगुलर ट्रेनिंग करने की वजह से बॉडी बन गई थी और सभी नर्सेज उस पर लाइन मार रही थी। फिर हम देखते हैं जिना कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। जिन्बू भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुका था। जिना उसे देखकर कहती है आजकल तुम जिम वगैरह कर रहे हो क्या? तुम्हारी तो हाइट भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर हम देखते हैं जिन्बू के लैंडलॉर्ड का फोन आता है क्योंकि उसने बहुत दिनों से रेंट नहीं भरा था, इसलिए वो सोचता है कि अब उसे डंजन में रेड के लिए जाना चाहिए। अब जिन्बू ई रैंक का हंटर है तो वो अपर रैंक के डंजन में भी नहीं जा सकता और वो किसी को अपनी पावर के बारे में भी नहीं बता सकता है। फिर जिन्बू हंटर्स के एक ग्रुप से मिलता है। इनका लीडर होता है डॉन सुक। ये कहता है इस डंजन में जाने के लिए आधे मेंबर सी रैंक के होने चाहिए और कुल 8 मेंबर होने चाहिए, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम हमारा सामान उठा लेना। फिर जिन्बू कहता है तुम बिना हीलर के अंदर जा रहे हो? डॉन सुक कहता है हाँ, हम एक प्राइवेट टीम है तो उन्हें अफोर्ड करना हमारे बस की बात नहीं है। फिर ये जिन्बू से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें लिखा हुआ था अगर जिन्बू को डंजन में कुछ भी हुआ तो ये इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे और ये जिन्बू को 2 मिलियन कैश देंगे, लेकिन मॉन्स्टर को मारने पर जो जेम मिलेंगे उसमें जिन्बू का कोई हिस्सा नहीं होगा। तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है जिसका नाम होता है जिनहो। ये एक डी रैंक का हंटर है, लेकिन इसका आर्मर और तलवार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जिन्बू ये देखकर समझ जाता है कि इसका बाप बहुत अमीर है। फिर ये सभी लोग उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर काफी अंधेरा था क्योंकि वहाँ पर लुमिनिसेंट स्टोन नहीं थे। फिर जिनो पूछता है ये लुमिनिसेंट स्टोन क्या होते हैं? फिर जिन्हो बताता है ये ऐसे चमकीले पत्थर होते हैं जिनकी
जिनकी वजह से किसी गुफा में रोशनी रहती है। फिर जिन्हो कहता है अच्छा तो पहले हो गए मैजिक जेम्स जो हमें मॉन्स्टर को मारने से मिलते हैं, और दूसरे माना क्रिस्टल जो कि डंजन में खुदाई करने से मिलते हैं, और तीसरे हैं लुमिनिसेंट स्टोन जो कि गुफा को रोशनी देते हैं। कितना कंफ्यूजिंग है ना ये। फिर ये सभी लोग डंजन के बीच में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे होल बने हुए थे। तभी इन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं। जिन्हो इन्हें बता देता है कि ऊपर से हमला होने वाला है और ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं। फिर ये सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। कुछ देर बाद ये सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं, लेकिन अभी इन्हें बॉस को भी हराना है। फिर ये सब थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें माना क्रिस्टल का खजाना मिल जाता है, और भाई जो कि अरबों का है। फिर इनका लीडर कहता है हम सब अमीर हो जाएंगे, हम इसे 7 हिस्सों में बराबर बांट लेंगे। फिर जिन्हो कहता है हे जिन्हू जरा अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाना। फिर वो डोनचुक के पास जाता है और कहता है इसमें लिखा हुआ है मॉन्स्टर को मारने से जो जेम मिलेंगे तुम उनका बंटवारा नहीं करोगे, लेकिन माना क्रिस्टल को तो हम बांट सकते हैं ना। फिर डोनचुक कहता है हाँ बिल्कुल, चिंता की कोई बात नहीं है, हम जिन्हो को भी बराबर हिस्सा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें डंजन के बॉस को हराना पड़ेगा। फिर ये देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा मकड़ी जैसा मॉन्स्टर होता है, लेकिन वो भी सो रहा होता है। तो इन्हें सिर्फ जेम को निकाल कर यहाँ से बाहर जाना है, लेकिन वो लोग खुदाई के लिए कुछ टूल वगैरह नहीं लाए थे, इसलिए उनका लीडर कहता है तुम दोनों यहीं पर रुको, हम जरा बाहर कुछ डिस्कस करके आते हैं। जिन्हो को कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता डोनचुक अपना असली रंग दिखाता है और गुफा का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे जिन्हो और जिन्हा अंदर फंस जाते हैं। फिर जिन्हो को याद आता है मिस्टर संग ने एक बार उसे बताया था इस इंडस्ट्री में काफी घटिया लोग होते हैं जो कि डंजन के अंदर क्राइम करते हैं, जो कि उन्हें पता होता है डंजन काफी खतरनाक जगह है और वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी कैमरा है और ना ही कोई गवाह है, इसलिए वो कमजोर लोगों को पीछे छोड़ देते हैं एक चारे की तरह। फिर जिन्हा कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा वो लोग माना क्रिस्टल के लिए हमें जान से मारने को भी तैयार हैं, और तभी वो मॉन्स्टर भी नींद से जाग जाता है। जिन्हा कहता है तुम जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन जिन्हो कहता है तुम जरा पीछे हटो, इसे मैं देखता हूँ। उनका एक टीम मेंबर कहता है हम उन्हें ऐसे भी तो मार सकते थे, इस सब की क्या जरूरत थी। फिर डोनचुक कहता है तुम पागल हो, अगर हम वहाँ पर फाइट करते तो वो स्पाइडर जाग जाता, इसलिए मैंने ऐसा किया। वहाँ पर एक दूसरा रास्ता था, जब वो स्पाइडर उन्हें खा जाएगा तो हम उस रास्ते से अंदर जाएंगे और सारे क्रिस्टल निकाल लेंगे। गुफा के अंदर जिन्हो कहता है तुम ई रैंक के हंटर हो, तुम उसे नहीं हरा सकते हो। जिन्हो भी मन में सोचता है ये सही कह रहा है, मैंने अब तक जिन मॉन्स्टर को हराया है वो इसके आगे कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर जिन्हो कहता है किसी वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और अब मैं लेवल 18 पर आ चुका हूँ, और फिर वो उस पर अटैक करने लग जाता है। जिन्हो उस पर लगातार अटैक किए जा रहा था, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिन्हो मन में सोच रहा था एक भी गलत मूव और मैं यहीं मारा जाऊंगा। उधर जिन्हो कह रहा था हो ही नहीं सकता कि ये ई रैंक का हंटर है, कहीं ये फॉल्स रैंकर तो नहीं। ऐसे लोग जो अपनी पावर को छुपा कर रखते हैं, इस तरह के लोग साइकोपैथ होते हैं जिन्हें दूसरों को मारने में मजा आता है। और धीरे धीरे जिन्हो की हालत खराब होने लगती है, वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया। फिर जिन्हो देखता है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो काफी स्लो हो जाएगा। तभी जिन्हो अपने वेपन की पावर चेक करता है, अगर वो अपना वेपन किसी एनिमी को मार दे तो वो कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाएगा। जिन्हो सोचने लगता है कि मुझे इस मकड़े का कुछ वीक स्पॉट ढूंढना होगा। फिर जिन्हो को उसका वीक स्पॉट मिल जाता है, लेकिन वो मकड़ी जिन्हो पर एसिड फेंक देती है। फिर जिन्हो अपनी एक नई पावर जिसका नाम है डैश यूज करता है, जिससे वो बहुत फास्ट हो जाता है और वो मकड़े के वीक स्पॉट पर पहुंच जाता है। लेकिन जिन्हो अब काफी ज्यादा थक चुका था, वो मकड़ी उसे नीचे गिरा देती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी जिन्हो को याद आता है उसके पास फुल रिकवरी है, वो फुल रिकवरी का यूज करता है, जिससे जिन्हो पूरी तरह से हील हो जाता है। फिर जिन्हो उस मॉन्स्टर के अटैक से बचकर उस पर बार बार हमला करने लगता है, जिससे वो मकड़ी मर जाती है। तभी वहाँ पर हंटर्स का ग्रुप आ जाता है और वो कहते हैं ये लोग तो अभी भी जिंदा हैं। अगले सीन में हम वो को देखते हैं जो प्रेसिडेंट गो से फाइट कर रहा होता है। प्रेसिडेंट गो उसके सारे अटैक रोक कर उसे एक पंच मारते हैं, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर वो कहता है आप पहले ही जितने स्ट्रॉन्ग हो, मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए शुक्रिया। फिर प्रेसिडेंट गो कहते हैं हम ट्रेनिंग करके अपनी पावर को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। डंजन जैसी खतरनाक जगह में ये काफी जरूरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डोनचुक कहता है जिन्हो तुम इसे मार दो और हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे, नहीं तो हम फिर तुम दोनों को मार देंगे। लेकिन जिन्हो ऐसा नहीं करता है और अपनी तलवार निकाल कर डोनचुक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर डोनचुक कहता है चलो इन दोनों को खत्म करते हैं और पहले कमजोर वाले को मारते हैं। और तभी जिन्हो को एक अर्जेंट क्वेस्ट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था
कुछ हंटर प्लेयर को मारना चाहते हैं तो प्लेयर अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें मार दे, और प्लेयर अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी मिलेगी। तभी उनमें से एक हंटर जिन्बू पर अटैक कर देता है और जिन्बू दूर जाकर गिरता है। फिर अगले सीन में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक लड़की जिसका नाम होता है हीजिन, वो कहती है, गिना तुम चाहीन के साथ ए रैंक के गिल्ड में गई थी ना, वहाँ पर क्या हुआ? फिर गिना कहती है, हमें ए रैंक बीस्ट को हराने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन चाहीन ने उसे बड़े ही आराम से हरा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्बू पत्थरों के नीचे दबा हुआ पड़ा था। सभी लोग सोच रहे थे कि जिन्बू मर चुका है। फिर जिन्बू के सामने वही स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ था वार्निंग, अगर तुम ये क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। फिर जिन्बू सोचने लगता है, क्या ये सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है? और तभी वो उठकर खड़ा हो जाता है। फिर एक हंटर जिन्बू के पास जाता है और कहता है, मिस्टर डोनसुक, इसे मुझे संभालने दीजिए। फिर वो जिन्बू के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, दुनिया के सबसे कमजोर हंटर। और तभी जिन्बू अपना डैगर निकालकर उसकी गर्दन काट देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जिन्बू पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जिन्बू उन सबको मार देता है और अब सिर्फ डोनसुक बचा था। फिर डोनसुक कहता है, उस बॉस को तुमने मारा है ना, लेकिन तुम मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि तुम्हारा चाकू मेरी बॉडी के सामने बेकार है। लेकिन जिन्बू उसका मुंह पकड़कर जमीन पर पटक देता है। डोनसुक कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मेरा भाई कौन? और जिन्बू इतने में ही उसका सर काट देता है। क्योंकि अब डंजन का बॉस मर चुका है तो डंजन गिरने लगता है, इसलिए जिन्बू और जिन्हो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर जिन्बू देखता है क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसे एक नया स्किल मिला होता है और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। जिन्बू सोचता है, मैंने जिन्हा को छाता देकर अच्छा किया। हम देखते हैं वो जिनचुल को। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उसे रिपोर्ट करता है, एक सी रैंक डंजन में 6 लोग मारे जा चुके हैं और बस डी रैंक और ई रैंक के 2 हंटर ही बचे हैं। फिर चिंचुल कहता है, हाँ वो दोनों बचकर भाग गए होंगे, लेकिन वो स्टाफ मेंबर बताता है, नहीं, उन दोनों ने बॉस को भी हरा दिया है और उन दोनों में से एक हंटर वही है जो डबल डंजन में से बचकर आया था, जिसका नाम था संग जिन्वू। और वो जो 6 हंटर मरे उनमें से एक डोनसुक भी था। फिर चिंचुल समझ जाता है कि ये परेशानी वाली बात हो सकती है। जिसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी बहन के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वो बियर पीता है और उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है और उसका सिस्टम उसे स्टेबल कर देता है, मतलब जिन्वू को अब नशा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो सारी बियर की बोतल लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं जिन्हा उसे जगाती है और बताती है कोई जिन्हो नाम का बंदा उससे मिलने आया है। जिसके बाद ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं। जिन्हो जिन्वू से एक फेवर मांगता है कि जिन्वू उसे 19 और रेड में अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि वो एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है और गिल्ड मास्टर बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिनमें से एक थी कि एक हंटर को मिनिमम 20 रेड करनी होगी, तभी वो एक गिल्ड मास्टर बन सकता है। फिर जिन्हो बताता है कि उसके डैड एक गिल्ड बनाना चाहते हैं जिससे उन्हें और भी ज्यादा प्रॉफिट हो। जिन्हो उसे 30 बिलियन येन का एक चेक भी ऑफर करता है, अगर वो उसके साथ 19 रेट पर चलेगा तो ये सब पैसा उसका हो जाएगा। लेकिन जिन्वू ये डील कैंसिल करके यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं डोनसुक के बड़े भाई को जिसका नाम होता है डोंगसुक। वो अपनी असिस्टेंट से उन दोनों हंटर्स की फाइल मंगवाता है और कहता है, अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में 2 लोगों का मर्डर कर दूं तो मुझ पर क्या क्या चार्जेस लगेंगे। फिर वो जिन्वू और जिन्हो की फाइल देखता है और सोचता है इन दोनों को तो वो आसानी से मार देगा। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्वू और जिन्हा पार्क में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी जिन्वू जिन्हा से पूछता है, अगर तुम्हें 30 बिलियन येन मिल गए तो तुम उनका क्या करोगी? जिन्हा बताती है, मैं मोम के हॉस्पिटल का बिल पे करूंगी और अपनी कॉलेज की फीस जमा करूंगी, बाकी पैसे बचा लूंगी। फिर जिन्वू भागते हुए उससे आगे निकल जाता है। उसके सारे डेली क्वेस्ट कंप्लीट हो गए थे, लेकिन वो देखता है उसकी रनिंग 10 की जगह 11 किलोमीटर हो गई थी। फिर जिन्वू पुशअप्स वगैरह भी करता है और वो लिमिट से डबल कर देता है, जिसके बाद उसे फुल रिकवरी और कुछ रैंडम लूट बॉक्स भी मिलते हैं। फिर जिन्वू उस लूट बॉक्स को ओपन करता है तो उसे एक डंजन की चाबी मिलती है, जिस डंजन का रिवॉर्ड होता है एलेक्सर ऑफ लाइफ, मतलब एक तरह की जड़ी बूटी जिससे किसी भी बीमारी को हील किया जा सकता है। फिर जिन्वू सोचता है कि इससे वो अपनी मोम को ठीक कर सकता है और इसीलिए वो डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जिन्वू उस डंजन को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक एस रैंक का डंजन है, लेकिन वो फिर भी उसमें चला जाता है क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन था और वो जब भी चाहे डंजन से बाहर आ सकता है। फिर जिन्वू उस डंजन में जाता है और उसके सामने एक बीस्ट आ जाता है जिसका नाम था सर्बरस, और उस बीस्ट का नाम लाल कलर से लिखा हुआ था। इसका मतलब वो बीस्ट जिन्वू से काफी ज्यादा स्ट्रोंग था, लेकिन जिन्वू फिर भी अपना डैगर निकालकर उस पर अटैक करने लगता है और उसे घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिन्वू उस पर बार बार अटैक किए जा रहा था, लेकिन डैगर के पॉइजन से भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वो बीस्ट जिन्वू पर अटैक करता है और एक अटैक में ही
जिन्बू की 30% हेल्थ कम हो जाती है। वो बीस्ट जिन्बू को उठा उठाकर पटक रहा था। अब जिन्बू की आधी हेल्थ ही बची थी और तभी जिन्बू इंस्टेंट हील का यूज करता है। जिन्बू फिर से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उस बीस्ट पर पैरालिसिस का भी कोई असर नहीं हो रहा था और वो जिन्बू का कुत्ता बना देता है। फिर जिन्बू सोचता है यहाँ से निकल लेने में उसका फायदा है और वो अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन निकाल लेता है, लेकिन तभी सरबरस उस पर अटैक कर देता है और उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन भी वहीं पर गिर जाता है। अब जिन्बू की काफी कम हेल्थ बची थी और तभी वो देखता है उसे कसाका को हराने के बाद एक पॉइजन मिला था, जिसे पीने के बाद उसकी पावर 20% बढ़ जाएगी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मसल डैमेज हो सकता है। फिर जिन्बू उस पॉइजन को पी लेता है और सरबरस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन सरबरस भी काफी ताकतवर होता है और वो उसे मुंह में दबा लेता है। फिर भी जिन्बू हार नहीं मानता है और सरबरस पर बार बार अटैक किए जाता है और फाइनली सरबरस मर जाता है, जिससे जिन्बू की लेवल अप हो जाती है और वो हील भी हो जाता है। जिसके बाद जिन्बू को एक की मिलती है और एलेक्जर ऑफ लाइफ को बनाने का फॉर्मूला मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था जिन्बू को एलेक्जर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो मिलेंगी उसे डीमन कासल में, जिसकी चाबी उसे अभी अभी मिली है। फिर जिन्बू सोचने लगता है कि अभी तो वो उस कासल में नहीं जा सकता क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन वो एक दिन जरूर जाएगा। जिन्बू एक कैफे में जिन्हो से दोबारा मिलता है और उसका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, डंजन रेड पर सिर्फ वो दोनों ही जाएंगे और कोई उनके साथ नहीं जाएगा। लेकिन जिन्हो कहता है एक सी रैंक के डंजन में रेड के लिए मिनिमम 8 लोग होने जरूरी हैं। फिर जिन्बू कहता है तो हम उन लोगों को सिर्फ हायर कर लेंगे और रेड में अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, और अगर रेड में सिर्फ हम दोनों होंगे तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, जिससे तुम्हारे गिल्ड का और नाम हो जाएगा। फिर जिन्हो उसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम चाहीन को रनिंग करते हुए देखते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे अपना कार्ड देता है। फिर हम जिन्हो को उसके डैड के साथ देखते हैं। उसके डैड उसे हंटर एसोसिएशन के बारे में बताते हैं और वो उसे टॉप 5 गिल्ड के बारे में भी बताते हैं। जिसके बाद हम जिन्बू को वर्कआउट करते हुए देखते हैं, लेकिन सिस्टम उसके एक्स्ट्रा वर्कआउट को काउंट नहीं करता है। तभी हंटर एसोसिएशन की तरफ से डी रैंक डंजन में जाने के लिए रिक्वेस्ट आती है। जिन्बू सोचने लगता है क्या उसे जाना चाहिए, लेकिन कुछ ना करने से अच्छा तो यही है, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं सोंग को, जो अपने स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी उन्हें भी डी रैंक डंजन में जाने के लिए रिक्वेस्ट आती है। फिर हम किम को भी देखते हैं और उसे भी डंजन में जाने के लिए रिक्वेस्ट आती है। उसकी वाइफ उसे जाने से मना करती है, लेकिन उन्हें पैसों की भी जरूरत थी, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम चॉय को देखते हैं, जो योनहो को यूजिन कंस्ट्रक्शन के न्यू गिल्ड के बारे में बताता है। योनहो कहता है इसके बारे में तो मुझे पहले से ही पता था। चॉय कहता है अच्छा, तो मैंने फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। फिर हम जूही को देखते हैं, जो कि अपनी माँ से बात कर रही थी और उसकी माँ उसे हंटर के जॉब को छोड़कर घर आने के लिए कहती है, लेकिन जूही चिल्लाकर उनका फोन काट देती है और तभी उसे हंटर एसोसिएशन की तरफ से गिल्ड में जाने के लिए इनवाइट आता है। फिर हम देखते हैं चाहीन को, जो चॉय को जाकर बताती है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन की तरफ से कोई आया था उसे अपने न्यू गिल्ड का मास्टर बनाने, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, जिसके लिए चॉय उसे थैंक यू कहता है। फिर हम देखते हैं सोंग को, जो कि गिल्ड के लिए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें जिन्बू दिखाई देता है और वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो जाकर देखते हैं वहाँ पर वे सभी लोग थे जो उस टेम्पल से बचकर आए थे। फिर जूही वहाँ पर आती है और वो जिन्बू को देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक वैन आती है जिसमें से कुछ क्रिमिनल्स निकलते हैं। फिर हंटर एसोसिएशन की एक लड़की उन्हें बताती है ये क्रिमिनल्स अपनी सजा को कम करवाने आए हैं, इसलिए ये रेड पर तुम्हारी साथ जाएंगे, और ये है कैंग, जो कि बी रैंक के हंटर हैं और ये इन क्रिमिनल्स पर नजर रखेंगे। फिर कैंग कहता है आप लोग चिंता मत करो, अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो मैं इन तीनों को संभाल लूंगा। वैसे आज की रेड का कैप्टन कौन है? फिर मिस्टर सोंग कहते हैं अगर मैं इस टीम का कैप्टन बनूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिसके बाद सोंग उस टीम के कैप्टन बन जाते हैं और वो सभी लोग डंजन में जाते हैं और जो क्रिमिनल्स थे वो गोबलिन्स को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। उधर जिन्बू भी अपने डैगर से गोबलिन्स को काट रहा था। ये देखकर मिस्टर संग और जूही उससे कहते हैं तुम तो काफी पावरफुल हो चुके हो जिन्बू। जिसके बाद वो आगे जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ पर 3 रास्ते होते हैं। फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग टीम बनाकर सभी रास्तों में जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कैंग को, जो क्रिमिनल्स के साथ सबसे राइट वाले दरवाजे में आया हुआ था। फिर वो क्रिमिनल से पूछता है क्या तुम्हें इतना ही मजा इंसानों को मारने में भी आता है? फिर क्रिमिनल्स कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हमें कैंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ कोई कैंग से कह रहा होता है 3 बंदों ने उसकी बेटी के साथ गलत किया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया और उसकी वाइफ को भी सदमा लग गया। और वो क्रिमिनल्स कुछ
सालों बाद आजाद हो जाएंगे और ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए वो आदमी बहुत गुस्से में था और वो कैंग को 3 बिलियन येन का ऑफर देता है उन तीनों को मारने के लिए। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कैंग उनसे कहता है मैं तुम तीनों को मार दूंगा और बाहर जाके बताऊंगा तुम बॉस के हाथों मारे गए। फिर हम किम को देखते हैं जो कि बीच वाली गुफा में गया होता है, लेकिन आगे चलकर उसकी गुफा कैंग वाली गुफा से मिली हुई थी और वो देख लेता है कि कैंग ने उन सभी क्रिमिनल्स को मार दिया है। उधर जिनवू को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो भाग कर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर सभी लोग मरे हुए थे और किम भी घायल पड़ा था। तभी जूही किम को हील करने लगती है, लेकिन किम कहता है कि वो अब नहीं बचेगा और जिनवू से माफी भी मांगता है पिछले डंजन में उसे छोड़कर भागने के लिए। वहीं कैंग ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहा था और वो तभी जूही पर अटैक कर देता है क्योंकि वो एक हीलर है, लेकिन जिनवू उसे पकड़ लेता है। फिर मिस्टर संग उससे पूछते हैं तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, तुमने इन लोगों को क्यों मारा? फिर कैंग कहता है अब मेरे पास एक स्टोरी है, मैं बाहर जाकर बताऊंगा क्रिमिनल्स ने यहाँ से भागने के लिए इन सबको मार डाला और मुझ पर भी अटैक किया। सेल्फ डिफेंस में मैंने क्रिमिनल्स को मार डाला। जिसके बाद मिस्टर सोंग उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और जूही से अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए कहते हैं। फिर जूही ऐसा ही करती है और मिस्टर सोंग उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन कैंग एक बी रैंक का हंटर था और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था। कुछ देर लड़ने के बाद मिस्टर संग बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। फिर कैंग उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन तभी जिनवू आकर उन्हें बचा लेता है और कैंग से कहता है कि तुमने उन लोगों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हें कोई स्टोरी चाहिए थी, तुमने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम्हें लोगों को मारने में मजा आता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट हो रही थी। तभी जिनवू के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कोई एनिमी तुम्हें मारने वाला है तो उसे जल्दी से खत्म कर दो। तभी कैंग जिनवू पर इनविजिबल होकर अटैक करने लगता है, लेकिन जिनवू अपने न्यू स्किल मर्डरस इंटेंट का यूज करता है और कैंग को मार देता है। फिर जिनवू उन दोनों को वहाँ से बाहर भेज देता है और खुद बॉस से लड़ने के लिए चला जाता है। फिर हम डंजन के बाहर देखते हैं चिंचुल वहाँ पर आकर पूछता है तुम में से किसने कैंग को मारा? तभी मिस्टर सोंग कहते हैं मैंने उसे हराया। चिंचुल कहता है आप तो सी रैंक के हंटर हैं, आपने उसे कैसे हरा दिया? फिर मिस्टर सोंग कहते हैं मैंने अपनी हीलर की मदद ली और उसे हराया। फिर चिंचुल कहता है तो ठीक है तुम सब मेरे साथ चलो, मुझे रिकॉर्ड में ये सब लिखना होगा। जिसके बाद हमें बताया जाता है जिस बंदे ने कैंग को पैसे दिए थे क्रिमिनल्स को मरवाने के लिए उसने खुद को सरेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से वो तीनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं जूही को जो जिनवू को एक स्टोन दिखाकर पूछती है क्या तुम्हें ये याद है? जूही जिनवू को वो स्टोन वापस करती है और कहती है वो अब हंटर की जॉब छोड़कर अपने गाँव वापस जा रही है, अगर जिनवू कभी उस एरिया में आए तो उससे जरूर मिले। फिर जिनवू उससे वो स्टोन ले लेता है और कहता है जरूर, और मैं तुम्हें डिनर पर भी लेकर जाऊंगा। जिसके बाद जिनवू कुछ पास्ट में याद करने लगता है जहाँ चिंचुल उससे कह रहा होता है एक ई रैंक का हंटर कभी भी बी रैंक के हंटर को नहीं हरा सकता, इसका मतलब तुम्हारी रीअवेकनिंग हुई है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें वो रेड याद है जिसमें डोंग चुक की पूरी टीम मारी गई थी और सिर्फ तुम बचे थे? तो उसका बड़ा भाई हांग डोंगसू तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आ सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना। और हाँ, वो एक एस रैंक का हंटर है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी फैमिली को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाओ। लेकिन जिनवू डिसाइड करता है कि वो और ज्यादा पावरफुल बनेगा। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्हो के साथ वो एक जंगल में आया हुआ था जहाँ पर एक सी रैंक का गेट भी होता है और जिन्हो यहाँ पर कुछ बेकार हंटर्स को भी लाया था जो कि सिर्फ नाम के ही हंटर्स थे, वो रेड पर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उनमें से आधे तो अपाहिज ही थे। फिर जिन्हो उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाता है, वो बताता है डंजन में रेड के लिए सिर्फ वो दोनों ही जाएंगे और उन्हें सिर्फ बाहर बैठकर वेट करना है और उसके लिए उन्हें 3 मिलियन येन दिए जाएंगे। फिर जिनवू एक स्टोन निकालता है जो कि उसे कैंग को हराने के बाद मिला था और जैसे ही वो स्टोन को फोड़ता है उसके अंदर कैंग की गायब होने की एबिलिटी आ जाती है। फिर हम जिन्हा को देखते हैं और आज कॉलेज में उसकी फ्रेंड नहीं आई हुई थी क्योंकि ये लड़की उन हंटर्स के साथ थी। जिसके बाद जिन्हो और जिनवू डंजन में जाते हैं और वो 1 घंटे में ही बॉस को हराकर वापस आ जाते हैं। आज उन्हें 3 गेट के अंदर जाना था जिसकी वजह से हंटर्स एक दिन में ही 3 मिलियन येन कमा सकते हैं और उन्हें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ वेट ही करना है। जिसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वू मॉन्स्टर को हराता है और जिन्हो क्रिस्टल की माइनिंग करता है। डंजन में रेड करते करते जिन्वू की स्किल्स भी काफी बढ़ने लगती हैं और वो बैठकर सोच रहा था क्या उसे डीमन कैसल में जाना चाहिए। फिर वो सोचता है कि अभी के लिए रहने ही देते हैं। तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर क्वालिफाई हो चुका है एक जॉब चेंज क्विस्ट के लिए। ये काफी अलग तरह का क्विस्ट है और अभी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता है। फिर हम व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक सीन देखते हैं जहाँ के मैनेजर आन को एक एम्प्लॉय आकर बताता है कुछ सी रैंक के डंजन को खरीदने के लिए यूजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट के बेटे ने 150 मिलियन येन खर्च किए हैं। फिर मैनेजर जिन्वू का नाम भी उसमें देख लेता है और उसे याद आता है ये तो डबल डंजन में भी था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसे लग रहा था कि जिन्वू की रीअवेकनिंग हुई
है, इसलिए वो जिन्वू को अपने डंजन में इनवाइट करने की सोच रहा था। फिर वो वहीं पर जाता है जहाँ पर वो रेड कर रहे होते हैं और वो देखता है वहाँ पर तो पिकनिक चल रही होती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये सब लोग यहाँ पर मजे कर रहे हैं और जिन्वू रेड के लिए अकेला अंदर गया हुआ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्वू रेड करके बाहर आया होता है और वो जिन्हो से कहता है तुम कल के गेट कैंसिल कर दो, मुझे थोड़ा काम है। फिर हम चॉय का एक सपना देखते हैं जहाँ पर शायद उसकी कोई फ्रेंड मर गई होती है। ये जरूर जोजो आइलैंड का होगा जहाँ पर डंजन के ब्रेक होने से बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था, जिसके बाद उस आइलैंड पर मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया था और ये सपना उसे बार बार आता रहता है। फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक फाइल होती है जिस पर जेजू आइलैंड लिखा हुआ था। फिर हम देखते हैं उसी मैनेजर को जो जिन्वू को ऑफर देता है तुम हमें ज्वाइन कर लो और यूजिन कंस्ट्रक्शन तुम्हें जितना पे कर रहा है हम उससे दुगना देंगे। फिर जिन्वू उससे पूछता है व्हाइट टाइगर गिल्ड्स के हेडक्वार्टर्स की वैल्यू कितनी है। फिर आन उसे बताता है होगी कुछ 50 बिलियन। फिर जिन्वू उससे कहता है अच्छा तो तुम मुझे 50 बिलियन देने वाले हो। फिर आन कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो। फिर जिन्वू कहता है यूजिन कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग मुझे ऑफर कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू 30 बिलियन है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो कॉन्ट्रैक्ट। और ये देखकर आन के होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहता है ठीक है मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी होगी। जिसके बाद जिन्वू यहाँ से जाने लगता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो पूछता है मेरे बारे में किस किस को पता है और वो आन के गाल पर एक कट मार देता है। ये देखकर आन समझ जाता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन उसे ऐसे ही 30 बिलियन नहीं दे रहे हैं। फिर वो जिन्वू को बताता है कि उसके बारे में सिर्फ मुझे और मेरे सबॉर्डिनेट को पता है। फिर जिन्वू विजिबल हो जाता है और उसे एक ऑफर देता है, वो उसे 600 मिलियन में 3 गेट सेल कर देगा। जिसके बाद उनकी डील फिक्स हो जाती है। फिर जिन्वू से आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसके मुंह में एक लिक्विड डालता है जिसकी वजह से उसके गाल का घाव हील हो जाता है। फिर वो जिन्वू से कहता है तुम मुझे ये सब दिखा रहे हो इसका मतलब तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। फिर जिन्वू कहता है जब तक तुम्हारा मुंह बंद है तब तक तो हाँ। फिर अगले दिन हम देखते हैं जिन्वू पैकिंग कर रहा था और वो जिन्हो से भी बात कर रहा था। जिन्हो कह रहा था तुमने उन गेट को इतने हायर प्राइस में कैसे बेच दिया, हम तो उन्हें कैंसिल करने वाले थे। दूसरी ओर हम आन को देखते हैं, उसका एक एम्प्लॉय उससे बताता है जो गेट आपने यूजिन कंस्ट्रक्शन से खरीदे हैं उनका प्राइस तो 70 मिलियन से भी कम है, मतलब उसके साथ स्कैम हो चुका था। तभी उसे जिन्वू का मैसेज आता है जो तुमने मेरे ऊपर नजर रखी ये उसकी कीमत है। फिर आन सोचता है चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और उसे जिन्वू का नंबर भी मिल गया जो उसे फ्यूचर में काम आ सकता है। फिर हम देखते हैं जिन्वू को जो कि गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है जॉब चेंज क्विस्ट के लिए। हम देखते हैं जिन्वू जॉब चेंज क्विस्ट के लिए शहर से काफी दूर आ गया होता है और सिस्टम उससे पूछता है क्या आप जॉब चेंज क्विस्ट पर जाना चाहते हो। फिर जिन्वू सोचने लगता है अगर उससे पूछा जा रहा है कि वो अंदर जाना चाहता है या नहीं तो इसका मतलब ये काफी खतरनाक होने वाला है, लेकिन वो फिर भी गेट ओपन करके उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे कोई दिखाई देता है जो कि आर्मर पहने हुए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्हो उसके डैड और उसका बड़ा भाई जिनसुंग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। उधर हम देखते हैं जिन्वू को बताया जाता है वो इस डंजन के अंदर किसी भी पोशन या फुल रिकवरी का यूज नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो अपना डैगर निकाल कर उस नाइट पर अटैक करने लगता है, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद जिन्वू अपने हथियार को फेंक कर अपने हाथों से ही उस नाइट की गर्दन को तोड़ देता है, लेकिन तभी वहाँ पर और भी नाइट आ जाते हैं। उधर उनके डैड जिनसुंग से पूछते हैं तुम्हारा गिल्ड का काम कैसा चल रहा है, मैंने सुना है जिन हंटर्स को तुमने ऑफर दिया था उन्होंने तुम्हारा ऑफर ठुकरा दिया है। फिर जिनसुंग कहता है 2 एस रैंक के हंटर्स ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ यूरोपियन हंटर्स हैं जो मेरे ऑफर को मना नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें क्या चाहिए। फिर वो जिन्हो से कहता है मैंने सुना है तुम सी रैंक के डंजन को अधिक पैसों में खरीद रहे हो और अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। जिन्हो मन में सोच रहा था इसको तो पता भी नहीं है जिन्वू कितना पावरफुल है और उसके साथ मिलकर वो क्या कर सकता है। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो कि उन नाइट्स को बड़े ही आराम से मार देता है, लेकिन वो तभी नोटिस करता है कोई वहाँ पर गायब होने वाली एबिलिटी यूज कर रहा था। फिर जिन्वू देखता है यहाँ पर एक मैजिशियन भी था जो कि फायर मैजिक यूज कर रहा था। तो अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के बीस्ट आना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब जिन्वू को दिमाग से काम लेना होगा और उन सबकी कमजोरी ढूंढकर उन्हें हराना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं मिस्टर चॉय को जिन्होंने काफी खतरनाक हंटर्स की एक टीम बनाई थी जेजू आइलैंड पर रेड करने के लिए, जिनमें चाहीन भी थी। उधर हम देखते हैं जिन्वू को जो कि उन सभी को हरा देता है, जिसके बाद उसे कुछ आइटम्स मिलते हैं और एक इनविजिबल आर्मर भी मिलता है। फिर जिन्वू नेक्स्ट लेवल पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसे डबल डंजन में फील हुआ था। और तभी वहाँ पर आता है नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड और उसे देखकर जिन्वू काफी ज्यादा
ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है। फिर वो जिन्बू पर अटैक करने लगता है और जिन्बू सोच रहा था स्पीड के मामले में तो वो उसकी बराबरी कर सकता है, लेकिन ताकत के मामले में वो उसके आसपास भी नहीं है और जिन्बू के अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर जिन्बू समझ जाता है कि उसके हथियार का कोई असर नहीं होने वाला है और वो अपना वेपन फेंक देता है और तभी इग्रिस भी अपना वेपन फेंक देता है और हाथों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इग्रिस उसे फिर भी बहुत गंदा मार रहा था। जिसके बाद जिन्बू अपने डैश स्किल का यूज करता है और काफी तेज भागने लगता है। फिर जिन्बू उसे किक मारता है लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो जिन्बू को और गुस्से में मारने लगता है और फिर वो उसे सिंहासन पर फेंक कर मार देता है। जिन्बू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर इग्रिस अपनी तलवार लेता है और जिन्बू को मारने ही वाला था, लेकिन तभी जिन्बू उसकी तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है मैं अभी हारा नहीं हूँ। फिर जिन्बू अचानक से अपना डैगर निकालता है और उसकी आंखों पर अटैक करने लग जाता है। वो बार बार उस पर अटैक करते जाता है और काफी मुश्किलों के बाद उसे मार देता है। जिसके बाद जिन्बू को 4 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिनमें से एक एस रैंक का हेलमेट होता है और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन होता है। फिर जिन्बू सोचने लगता है उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन क्यों मिला है, शायद ये क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है, जितनी देर हो सकता है जिंदा रहो, तुम्हें कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। फिर वहाँ पर एक टाइमर आ जाता है और बहुत सारे पोर्टल खुल जाते हैं, जिनमें से नाइट्स बाहर आने लगते हैं। जिन्बू सोच रहा था ये इग्रिस जितने पावरफुल तो नहीं होंगे, नहीं तो वो 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा। फिर जिन्बू उन सब से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर चॉय और उसकी टीम अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जेजू आइलैंड की ओर निकल चुके थे। फिर जिन्बू अपनी गायब होने की एबिलिटी का यूज करता है क्योंकि उसे सिर्फ सरवाइव करना है, किसी को मारना नहीं है। लेकिन वो जादूगर उसका पता लगा लेता है और नाइट उसके पीछे से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। फिर वो सभी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन भी गिर जाता है और वो उन बीस्ट से लड़ रहा था। उसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और उसके हाथ भी छिल गए थे, वो काफी ज्यादा थक चुका था। फिर उसे इल्यूजन होने लगते हैं और अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं कि तुम सबसे वीकेस्ट हंटर हो और तुम ई रैंक के डंजन में भी घायल हो जाते थे। फिर वो खुद को भी देखने लग जाता है और वो उससे कहता है आखिर तुम यहाँ करने ही क्या आए थे, तुम पहले ही इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। उधर हम देखते हैं हेडक्वार्टर्स का सीन और वो लोग बातें कर रहे थे कि ये जेजू आइलैंड पर तीसरा रेड मिशन है और पिछली बार भी काफी ज्यादा लोग घायल हो गए थे और जो वहाँ से बचकर आए थे उनके लिए भी एक सदमा ही था। फिर हम देखते हैं जिन्बू को जो खुद से कहता है तुम तो पहले से ज्यादा हैंडसम और ताकतवर हो चुके हो, लेकिन अंदर से तुम अब भी वही हो, एक कमजोर हंटर। और तभी एक नाइट उसका सर पकड़कर जमीन पर पटक देता है और उसके बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। जिन्बू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आज तुमने अपने डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए तुम्हें पेनल्टी दी जा रही है और उसे पेनल्टी जोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर जिन्बू वहाँ पर जाकर पोशन वगैरह पीता है और सोचने लगता है आज तो उसे पेनल्टी जोन ने बचा लिया। तभी वहाँ पर बड़े बड़े बीस्ट आ जाते हैं और वो उन सब से लड़ने लगता है। कुछ देर बाद जिन्बू उन सबको हरा देता है और उसकी हेल्थ भी बढ़ जाती है। फिर जिन्बू एक वेपन खरीदता है नाइट किलर, जो कि नाइट्स के ऊपर 25% ज्यादा डैमेज करेगा। फिर जिन्बू एक स्टोन फोड़ता है जो कि उसे इग्रिस को हराने के बाद मिला था। जिसके बाद उसे एक न्यू एबिलिटी मिलती है, वो किसी भी चीज को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता है दूर से ही, लेकिन वो ज्यादा बड़ी चीजों को नहीं उठा सकता है। फिर जिन्बू वहाँ पर वापस चला जाता है। उधर हम हेलीकॉप्टर का सीन देखते हैं, उन्हें कुछ पानी से रीडिंग मिल रही होती है और वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। उधर जिन्बू उन नाइट्स को मारे जा रहा था, लेकिन वो और ज्यादा संख्या में आए जा रहे थे। फिर जिन्बू नोटिस करता है वो जादूगर उन नाइट्स को पोर्टल से बाहर निकाल रहे थे, इसलिए उसे पहले जादूगरों को निपटाना होगा। जिसके बाद वो उन जादूगरों पर अटैक करने लगता है और जादूगर एक बड़ा सा गोलम भी बना लेते हैं, लेकिन वो उन सबको पेल देता है और ये जॉब चेंज क्वेस्ट एंड हो जाता है। फिर जिन्बू को बताया जाता है कि वो अपने पॉइंट्स का यूज करके अपनी लेवल अप कर सकता है और एक नेक्रोमेंसर बन सकता है। नेक्रोमेंसर्स वो होते हैं जो मरे हुए बीस्ट को जिंदा करके उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं और उनसे अपना बैटल लड़वाते हैं और वो खुद कभी नहीं लड़ते। जिन्बू सोचता है वो तो फाइट करके अपने स्किल्स बढ़ाता है और अगर वो नेक्रोमेंसर बन गया तो उसकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। लेकिन फिर वो सोचता है ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि नेक्रोमेंसर खुद नहीं लड़ सकते, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और एक नेक्रोमेंसर बन जाता है। जिसके बाद जिन्बू को मरे हुए बीस्ट की आवाजें सुनाई देने लगती है और अब वो उनकी शैडो को कंट्रोल कर सकता है, जिसके लिए उसे एक शब्द सोचना है। कुछ देर सोचने के बाद जिन्बू बोलता है अराइज। अब जिन्बू जब भी ये शब्द बोलेगा तो मरे हुए बीस्ट जिंदा हो जाएंगे और उसके ऑर्डर फॉलो करने लगेंगे। फिर वहाँ पर जितने नाइट्स मरे पड़े थे वो उन सबको जिंदा कर लेता है और उसकी एक लिमिट भी है, वो उससे ज्यादा शैडो गुलाम नहीं बना सकता है। जिसके बाद जिन्बू को याद आता
बोलता है वहाँ इग्रिस भी तो मरा हुआ पड़ा है, चलो उसे जिंदा करते हैं। फिर वो वहाँ पर जाकर उसे उठाने का ट्राई करता है लेकिन वो फेल हो जाता है और अब सिर्फ वो 2 और बार ही ट्राई कर सकता है। जिसके बाद जिन्बू दोबारा से ट्राई करता है और वो फिर फेल हो जाता है। अब सिर्फ एक ही ट्राई बचा हुआ है। फिर जिन्बू कहता है क्या तुम अपने राजा का इंतजार कर रहे हो और इस खाली सिंहासन की रक्षा कर रहे हो? इससे अच्छा तुम उसकी रक्षा करो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, अराइस। जिसके बाद इग्रिस की शैडो बाहर आ जाती है और वो जिन्बू का गुलाम बन जाता है। फिर इग्रिस उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और वो सभी नाइट्स भी अपना सर झुकाकर बैठ जाते हैं। फिर हम एक एंड क्रेडिट सीन देखते हैं और उन लोगों को एक जेजू आइलैंड का बीस्ट मिला था और वो काफी ज्यादा अलग लग रहा था। फिर मिस्टर चॉय कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि ये विकसित हो रहे हैं, ये काफी खतरनाक बात है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।